Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हम करने वाले हैं अपनी फाइनली लास्ट क्लास, एंड दिस वुड बी लास्ट क्लास, आई गारंटी यू। एंड उसके बाद बस विल गेट रिवीजन वीडियो एंड चैप्टर ओवर। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठंड लगने लगी अब तो। हाँ, चलो। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। बेटा क्लास पूरी होनी है। क्लास पूरी होनी है, ऐसा नहीं है कि सर पिंक बहुत सूट करता है तभी तो पहना है। चलें बड़े आगे। हम्म। चलिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑलमोस्ट जितने भी तरीके के फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो सब हमने ऑलमोस्ट देख ही लिए हैं। ठीक है। सर बॉडी मत दिखाओ बेटा, है ही कहाँ? बॉडी है ही कहाँ? तो ठीक है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देख लिया, हमने एचयूएफ के बारे में देखा, हमने पार्टनरशिप के बारे में देखा, हमने कंपनी के बारे में देख लिया। अब बारी आती है सर सिलेक्शन कौन सा करना है। सब चीज बता दी, अब आप ही मेरे को बताएंगे। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये खुद ही आप बताना कि सर कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए टॉपिक। ठीक है, चलो देखो कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला आता है कि कोई भी आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है कि आपको किस में जाना है, सोल में जाना है या पार्टनरशिप में जाना है या कंपनी कॉर्पोरेट सोसाइटी में जाना है, कंपनी में जाना है, एचयूएफ में जाना है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा चूज करना है। पहला पैरामीटर होता है कि कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर आपको सबसे कम एक्सपेंसिव क्या था? सबसे कम एक्सपेंसिव था सोल प्रोप्राइटरशिप। कुछ जरूरत ही नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चलना, कोई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव कौन था? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। एंड कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप वाज द ओनली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना जिसमें ना तो कोई खर्चा पानी था और ना ही उसमें कोई इतनी ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज थी। और सबसे ज्यादा की अगर बात करें, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा था? कंपनी। सबसे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज किसमें थी? कंपनी में। तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली, सबसे ज्यादा सबसे कम। ठीक है, दोनों से मैंने बता दिया, आपको बता दिया है। सेकंड में आता है कैपिटल। अगर आप कैपिटल को कंसिडर करके अगर आपको डिसीजन लेना है, तो सबसे ज्यादा बिजनेस रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रीफर सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे कम फाइनेंस किसको जरूरत होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में। एंड पार्टनरशिप फॉर्म में भी। ठीक है, यहाँ पे फर्म होगा बेटा, यहाँ पे ठीक है ना, फर्म कर लेना। गलत हो जाता है लिखते लिखते बेटा, हाथ हमारे भी है, गलत हो जाता है। बता दिया करो, अगर कोई दिक्कत हुआ करे हम उसको चेंज कर देंगे। Whereas business activities requiring huge financial resources prefer company form। यानी कि सबसे कम फाइनेंस किसके लिए जरूरत होती है? अगर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कौन से फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्लिक करेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ रिक्वायरमेंट है? कंपनी में। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ द बिजनेस। थर्ड पैरामीटर देख लीजिए, इफ द वर्क रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन सच एज टेलरिंग यूनिट, हेयर कटिंग सैलून्स, इट इज जनरली सेटअप एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यानी कि ऐसे बिजनेस यहाँ पे आपकी पर्सनल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी, देन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। यूनिट्स एंगेज इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर मोर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज एज अ कंपनी फॉर्म। यानी कि थर्ड पैरामीटर ये है कि आपको खुद देखना है, यानी कि आपका बिजनेस अगर ऐसा है जो आप स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपकी पर्सनल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल स्किल की जरूरत है, देन गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बड़े लेवल पे होने वाला है, देन गो फॉर कंपनी। सर आप बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं बता रहे बेटा। मैं आपको बता सकता हूँ सबसे कम खर्चीला, सबसे महंगा खर्चीला, सबसे ज्यादा खर्चीला। उसके बीच आप खुद को डिसाइड करना है कि आपका नेचर किस फॉर्म में है, पार्टनरशिप वाले फॉर्म में आएगा या कॉपरेटिव वाले फॉर्म में। अगर आपका जो बिजनेस नेचर का है, आपकी जो सोच है वो अगर स्पेसिफिक है, गो विद पार्टनरशिप या फिर गो विद कॉपरेटिव या फिर गो विद कंपनी, तब ये फिर जो पैरामीटर्स है वो काम नहीं आते। ये पैरामीटर्स तब काम आते हैं दैट वेयर यू आर कंफ्यूज्ड कि किस फॉर्म में आपको जाना है, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेलेक्ट करना है, तब पैरामीटर्स आते हैं, वरना पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर। अ पर्सन हु डिजायर्स फुल एंड एक्सेसिव कंट्रोल ओवर बिजनेस प्रेफर्स प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जहां पे आपने
जहाँ पे आपको काम करना है कालीन भैया जैसे, जहाँ पे आपको काम करना है कालीन भैया जैसे, फुल कंट्रोल, त्रिपाठीज का फुल कंट्रोल चाहिए, तो आप जाओ प्रोप्राइटरशिप के केस में, ठीक है। और अगर आप चाहते हो फुल कंट्रोल ना रहे, यानी कि अब कंट्रोल डिवाइडेड रहे, पावर डिवाइडेड रहे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड रहे, देन गो फॉर प्रोप्राइटरशिप और कंपनी, बिकॉज कंट्रोल हैज बीन शेयर्ड इन दिस केस, ठीक है। समझ गए आप? फुल कंट्रोल, प्रोप्राइटरशिप, पार्शियल कंट्रोल चाहिए, देन गो विद पार्टनरशिप और कंपनी। फिफ्थ वाला पॉइंट आता है हमारा लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क। लायबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट वेरी रिस्की कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ठीक है। ऐसे बिजनेस के में जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, दे कैन गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, वेयर एज द रिस्की वेंचर्स, जो रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं, रिस्की बिजनेस हैं, शुड बी डन इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। बिल्कुल ठीक कहा। बात की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि यही वाला है। When you go for a business, अगर आपको पता है कि मेरे बिजनेस में रिस्की बहुत है, तो उस केस में आप ये समझ लेना कि बिजनेस अगर रिस्की है तो वहां पे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी अगर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होगा, जिस केस में आपसे घर से आपका नीलाम कराया जा सकता है, आपकी बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने, सब कुछ बेचे जा सकते हैं। तो अगर हाईली रिस्की वेंचर है देन गो फॉर कंपनी, बिकॉज वहां पे दो जिस्म दो जान, अलग अलग बातें। और प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या है? प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। तो आप समझ गए 5 पैरामीटर आपको ध्यान रखना है अगर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। एंड इफ यू आर स्पेसिफिक कि मेरे को इसमें जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़िया के फॉर्म्स ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में बड़े टॉपिक। नेक्स्ट चलो चलते रहो यार आगे, रुको मत। जब आपने ये ले लिया है ना कॉमर्स, तो इसमें आप बढ़ते रहो आगे। जितना आप आगे आगे बढ़ोगे इस वाले स्ट्रीम में, बहुत मजा आने वाला है आपको। द मोमेंट, एक दिन मैं बस चाहता हूँ कि एक दिन वो ऐसा आ जाए कि जब आपकी लाइफ में एक एक मिल जाए अकाउंट्स और बिजनेस में, स्पेशली अकाउंट्स। आई एम अ टीचर ऑफ बिजनेस, बट आई रियली वांट कि आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट आने लगे। जिस दिन आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको असली पहचान पता चल जाएगी कॉमर्स की क्या होती है। जब किसी बच्चे का अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको बिजनेस में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, और इकोनॉमिक्स में भी, फिर कोई भी सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट इज अकाउंट्स। आई एम वेटिंग फॉर दैट, जिस दिन आप सब बोलोगे सर मेरे को आ गया इंटरेस्ट, जो आप कहते थे वो आज हो गया। जिस दिन ये हो जाएगा बस उस दिन मेहनत सफल हो जाएगी, मेरी भी और बाकी टीचर्स, बाकी जो टीचर्स हैं लगे हुए हैं उन सब की, ठीक है। ये वेंचर्स के लिए बहुत टाइम से सोचा हुआ था हम लोगों ने कि विल गो विद दिस, एंड आइडिया जो था वो हमारे गुरुदेव का था। चलें फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, बातचीत तो सर होती रहेगी, अब तो बातचीत तो हो रही। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, अगर किसी कंपनी को आपको फॉर्म करना है तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी को आप एग्जिस्टेंस में लेके आना, उसको स्टार्ट कर देना। इसी का मतलब होता है स्टार्ट बिजनेस कर देना। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है, तो आप उसको बताओ कि इसका मतलब ये कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आना और बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। 4 स्टेप होते हैं अगर आपको किसी भी कंपनी को फॉर्म करना है तो 4 स्टेप होते हैं। पहला आता है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फिर आता है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फिर आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर लो, PICC, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्रमोशन का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं प्रमोशन का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले देखो कि प्राइवेट कंपनी हैज टू अंडरगो ओनली फर्स्ट 2 स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं एक सेकंड पेन कनेक्ट कर लूँ मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको 4 पॉइंट में से पहले 2 पॉइंट खाली उसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको चारों के चारों स्टेप से होकर जाना पड़ेगा। अगेन प्राइवेट कंपनी तो पहले 2 स्टेप, दैट इज प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, काम खत्म, एग्जिस्टेंस में आगे बिजनेस स्टार्ट कर लो। लेकिन अगर उसकी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में चारों स्टेप से आना पड़ेगा। पहले प्रमोशन करवाएगा, फिर इनकॉर्पोरेशन कराएगा, फिर कैपिटल सब्सक्राइब करवाएगा, फिर बिजनेस स्टार्ट करवाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसे अब बड़े तरीके से पढ़ाते रहो और हमारा बस जीवन सफल हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं आगे हम प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन के बारे में अगर देखेंगे तो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, ये देखो। प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोशन मतलब ये है कि आपके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया एंड आपको सडनली लगा कि नहीं ये बिजनेस बन सकता है,
इसमें पैसा बन सकता है। आप खुद देखो, अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा हो तो शार्क टैंक इंडिया पे क्या होता है? शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा कि 4-5 जजेस बैठे हुए हैं, कोई बोट वाला है, कोई भारत पे वाला है, कोई शुगर कॉस्मेटिक वाला है, कोई ममर्थ वाला है, कोई शादी.com वाले, सब बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कौन है? ये इन्वेस्ट करेंगे। प्रमोशन करने के लिए पिच कौन करने के लिए आता है? पिच करने के लिए आते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो पिच करने के लिए आते हैं। दे टेल कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जब उन इन्वेस्टर को समझ में आता है कि येस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी और यहाँ से बिजनेस स्टार्ट बन सकता है, बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, बिजनेस बन सकता है, तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो पिच करने वाला को क्या बोलते हैं? पिच करने वाला बोलते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी, ठीक है। अब स्टेप्स कौन कौन से होते हैं प्रमोशन में? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो पहले हमारा जो पॉइंट आता है, पहले हमारा पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ ए प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया, यानी कि सबसे पहले आपको सोचना है कि आप कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप डील करने वाले हैं। ये पहला तो आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि क्या वो बिजनेस, वो प्रोडक्ट मार्केट में जरूरत है, क्या वो सर्विसेज की मार्केट में जरूरत है। तो प्रमोशन में सबसे पहले आपके पास आइडिया आना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दूसरे की अगर बात करूं तो दूसरा आता है हमारा feasibility studies. After identifying a business opportunity, the promoter undertake a detailed study of technical, financial, economic feasibility of a business. देखो पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप मैंने देख लिया कौन सा प्रोडक्ट सर्विस में डील करना है। उसके बाद आपको सेकेंडली क्या होता है? सेकेंडली क्या होते हैं? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो अभी कंपनी बनी नहीं है, अभी कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, अभी बिजनेस के बारे में सोचा जा रहा है कि कौन सा बिजनेस सोचना है। और ऐसे लोग जो बिजनेस को सोच रहे हैं वही लोग होते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स ने पहले क्या करा? पहले सोचा कि प्रोडक्ट एंड सर्विस कौन सा होना है, सोचने वाले बंदे प्रमोटर्स हैं। दूसरा, अब प्रमोटर सोच रहे हैं कि ये अगर मैं बिजनेस करूंगा इस अपॉर्चुनिटी में, क्या टेक्निकल दिक्कतें आने वाली हैं, क्या फाइनेंशियल दिक्कतें आने वाली हैं, क्या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है इस बिजनेस को, ठीक है। दूसरा होगा फिजिबिलिटी स्टडीज। तीसरा आता है नेम अप्रूवल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी द प्रमोटर सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी फॉर इट्स अप्रूवल। सर ये क्यों जरूरी है? मान लेते मैं एक कंपनी हूं, मैंने प्रोडक्ट सोचा कि मैं बिस्किट बनाऊंगा, ठीक है, बिस्किट बनाने कंपनी सोच लिया। सेकंड में फिजिबिलिटी स्टडीज भी कर ली। तीसरे में आके मैंने कंपनी बिस्किट कंपनी का नाम रख दिया पार्ले जी। लो पार्ले जी रख दिया। सर क्या कर रहे हो? ये पहले कंपनी बनी हुई है, इसीलिए कहा गया है कि ऐसा ना हो कि एक नाम की दो कंपनी चलने लगे। इसलिए पहले आपने जो नाम सोचा है उसके पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा एंड आपको भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास कि वो फिर क्या करेगा, वो अपना सर्च करेगा अपने कंप्यूटर पे कि ऐसा तो नहीं कि ये नाम कोई दूसरी कंपनी हो। अगर होगी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट, दोबारा बोलेगा कि विद इन फला डेज यू हैव टू गिव योर एप्लीकेशन अगेन, अदरवाइज आपका जो फंडा है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, आपकी दिक्कत रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। और अगर उसको कोई नाम नहीं मिलता है तो वो नेम अप्रूव कर देगा। तो यहाँ पे इसको बोलते, थर्ड पॉइंट बोलते हैं नेम अप्रूवल। फोर्थ आता है हमारा फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट, promoters have to decide about the directors who will be signing the memorandum of association. बेटा जब भी कोई कंपनी बनती है ना तो उस कंपनी बनने से पहले दो चीजें बनती है, एक होता है हमारा एमओए और एक होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी आपको सारी चीजें हम बता देंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट सब चीजें बता देंगे, लेकिन क्या होता है फोर्थ पॉइंट क्या होता है? फोर्थ जो प्रमोटर्स थे वो प्रमोटर सोचेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टर होने वाले हैं, ये जो कंपनी का नाम अप्रूवल कराया ना इस कंपनी के अंदर कौन कौन डायरेक्टर होने वाले हैं और कौन लोग साइन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये होता है फोर्थ वाला पॉइंट। और फिफ्थ वाला पॉइंट होता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। प्रमोटर्स अपॉइंट मर्चेंट बैंकर्स, ऑडिटर्स एक्सेट्रा, जो कि बहुत काम आते हैं कंपनीज के इनिशियल फाउंडेशन में। सिक्स्थ वाला पॉइंट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। द प्रमोटर्स प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज एमओए, बताया ना अभी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हिच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ताकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो पाए। तो मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताया, यहीं पर फटाफट से देख लो। सबसे पहले पॉइंट था, अगर आपको प्रमोशन में पहला स्टेप था कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट का नाम एंड सर्विसेज। उसके बाद आपको देखना है कि फिजिबिलिटी स्टडीज की टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। उसके बाद आपको नेम अप्रूव कराना है रजिस्ट्रार से। उसके बाद आपको प्रमोटर्स को देखना है कौन कौन डायरेक्टर होंगे, कौन कौन साइन करेगा एमओए। उसका जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं एमओए वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकर्स और ऑडिटर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत प्रमोशन में? कोई दिक्कत नहीं, ना कोई दिक्कत।
अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही, सब कुछ लग रहा हूँ, बस मेरे साथ बने रहो और हाथ थामा है तो हाथ पकड़े रहो, छोड़ना मत हाथ। हाथ छोड़ोगे तो बस जहाँ पे आपका फोकस टूटा समझ लो वहीं पर दुर्घटना घट जाएगी। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा जल पी लो, बहुत देर से बोल रहे हो, चलो बच्चों की बात मान लेते हैं, आप लोग भी पी लो। चलो जल भी ग्रहण हो गया। प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हम, चलो अब आगे देखते हैं इनकॉर्पोरेशन के बारे में। सेकेंड स्टेप है ये, पहले स्टेप क्या था प्रमोशन का, दूसरा क्या है इनकॉर्पोरेशन। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो इनकॉर्पोरेशन पे आगे कंपनी बन जाएगी, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो इसके बाद भी उसको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बेटा ध्यान रखना, सारी चीज़ें भूलना मत। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी जिंदगी आपको पीछे नहीं छोड़ने वाली। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो यहीं पर ही। मैंने तो नहीं पढ़ाई करी थी, बाद में दिक्कत आई थी बहुत मेरे को। सर फेंक तो नहीं फेंक रहा हूँ, बाद में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कोई से भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, आप चाहे बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, एमबीए कर लेना, सीए कर लेना, सीएस कर लेना, सीएमए कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये कंपनी आपको पीछे नहीं छोड़ेंगी। एंड बेइज्जती भी बहुत होती है अगर इनके बारे में पता नहीं होता है, तो ये भी बता दूँ आपको, बाद में होता है, अभी तो हम और आपको बता रहे हैं अच्छी तरीके से। इन कॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी एज ए बॉडी कॉर्पोरेट। हर कंपनी को ना बॉडी कॉर्पोरेट बोलने के बाद ध्यान रख लेना, कंपनी जब बन जाती है उसको बॉडी भी कह लेते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी कह लेते हैं और कंपनी भी कह लेते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, सर आपको 2013 बोले, 2013 अमेंडेड हो गया है, ठीक है, 2013 आप एग्जिस्टेंस में 2013 है, 1956 से क्या है 2013 हो गया है, लेकिन बुक्स में 1956 अभी भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, आप 1956 ही लिख के आओ। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के करने वाले एक स्टूडेंट नहीं हो कि आपको अमेंडमेंट पे फोकस करना है। डोंट वरी, राइट 1956 ओनली। एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 1956, और वो कंपनी क्या रिसीव कर लेती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पहला स्टेप हमारा जो आता है वो आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आप प्रमोशन के सारे स्टेप फुलफिल कर लोगे उसके बाद क्या होता है, प्रमोटर एक एप्लीकेशन बनाता है जिसके अंदर इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन बनाता है, वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन बनाता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे देता है। सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होते क्या है बेटा, हर जगह का अपना अलग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। एंड रजिस्ट्रार आपको उस जगह का देखना जहाँ पे आपकी कंपनी का हेड ऑफिस हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा मुद्दा है, लोग बताते नहीं है। सपोज मान लेते हैं कि मेरी कंपनी नोएडा में बन रही है, मेरी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो नोएडा में है, तो नोएडा का जो रजिस्ट्रार होगा वहां सारे मेरे डॉक्यूमेंट जाएंगे। मान लेते हैं कि कंपनी मेरी नोएडा में, कंपनी मेरी हेड ऑफिस नोएडा में है, ब्रांच मेरा दिल्ली में है, तो आप दिल्ली के रजिस्ट्रार को नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स। जहां पे आपका हेड ऑफिस है बस वहीं के रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट जाता है। बेटा रजिस्ट्रार एक ऑफिस होता है, रजिस्ट्रेशन जहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती है उसको रजिस्ट्रार बोला जाता है, ठीक है, समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा आता है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। प्रमोटर ने जो लीगल डॉक्यूमेंट बनाए थे ना, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, एग्जॉस्ट लिस्ट है ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसको बनाने पड़ेंगे। पहला कौन सा है, पहला आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने भी बताया था। दूसरा आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। बेटा दो चार की कैपिटल होती है, एक होता है ऑथराइज कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो होती है जो कैपिटल के अंदर डिसाइड करी जाती है, 10 लाख 20 लाख, ठीक है, इस कैपिटल से ऊपर नहीं जाएगी। मान लो ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है तो पेडअप 6 लाख 7 लाख हो सकती है। ऐसा नहीं सकता कि ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है पेडअप 11 लाख हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल, आप लोग अभी के लिए यही समझ लो। फोर्थ आता है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। जो डायरेक्टर्स आपने सेलेक्ट करे थे ना वो वाले पॉइंट में कि प्रमोटर ने कहा था कौन कौन से डायरेक्टर्स होंगे, कौन कौन से लोग साइन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन डायरेक्टर्स की आपको कंसेंट का एक लेटर भी चिपकाना पड़ेगा कि वो डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हाँ हम अपनी सहमति से ही इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो वो स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। फोर्थ आता है एग्रीमेंट विद प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे आपको एग्रीमेंट करा हुआ है कि आपने आज हमारे कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, तो उस एग्रीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। सिक्स वाला पॉइंट लाता है हमारा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होता है कि कंपनी हम क्रिएट करना चाहते हैं, हमारी कंपनी का मकसद जो है वो ये है, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो ये, वो सारी चीजें आप स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के अंदर दे देते हैं। तो आप समझ गए एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकंड में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। फिर आगे देख लो, फिर आगे आता है हमारा क्या, आगे आता है हमारा पेमेंट ऑफ सर्विस, पेमेंट ऑफ फीस। बहुत हाई फीस होती है, फीस डिपेंडेंट होती है कि आप कौन सी कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है। डिपॉजिट विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, बिल्कुल ठीक बात है।
आपकी जो फीस होती है, फीस डिपेंड होती है ऑथराइज कैपिटल। यहाँ से बन सकता है एमसीक्यू, ठीक है। एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि आपकी फीस किस पर डिपेंडेंट होती है? फीस डिपेंडेंट होती है ऑथराइज कैपिटल पर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? फीस किस पर डिपेंडेंट होती है बेटा? फीस डिपेंडेंट होती है ऑथराइज कैपिटल पर। नेक्स्ट देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन वेरीफाइज, द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इफ ही सेटिस्फाइड देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि हम कहते हैं आपकी अटेंडेंस लगती है, आपका नाम, जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपका नाम क्या होता है? वो अटेंडेंस रजिस्टर पर जुड़ जाता है। तो ऐसे ही जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल होते हैं, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं और रजिस्ट्रार को लगता है कि दिस कंपनी इज जेन्युइन, इनका मोटिव है जो जेन्युइन है, वो कंपनी का नेम अप्रूवल कर देता है। नेम अप्रूवल करने के बाद वो क्या करता है? कंपनी का, उस कंपनी का जो नाम उसने अप्रूवल करा था पहले प्रमोशन वाले चीज में, वो यहाँ पे उसका कंपनी का नाम क्या करता है? अपने रजिस्टर में लिख लेता है और उस दिन से वो कंपनी क्या लीगल एग्जिस्टेंस में आ जाती है। फिफ्थ वाला जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब फोर्थ पॉइंट हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, द रजिस्ट्रार इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन। और कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, प्राइवेट कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जरूरत पड़ती है। और प्राइवेट कंपनी बस यहीं पर ही सारी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज को डेड करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एंड दिस इज कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये भी देखो एमसीक्यू में आ सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, केबीसी खेल लेंगे आपके साथ, 4 पॉइंट दे देंगे तो क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। एंड पॉइंट अच्छे से समझ लो, मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे हम सारे पॉइंट अपने क्लियर करते हुए चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी के लिए, अगर जिन लोगों को प्राइवेट कंपनी खोलनी है, बाहर हो जाओ, यहीं से बाहर हो जाओ, तो वीडियो छोड़ो, बाहर हो जाओ, ठीक है। मैं छोड़ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, छोड़ मत देना वीडियो। सर ने कह दिया बैठो, क्योंकि फ्यूचर में आप छोटे मुंशी हो, बड़े बड़े यू विल ओपन स्टार्टअप, यू विल बी एंटरप्रेन्योर। कुछ हो सकता है कि 1-2 प्राइवेट कंपनी खोले, कुछ हो सकता है कि 2-4 पब्लिक कंपनी भी खोले, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना बेटा, अगर आपको सब कुछ खोलना है। बच्चा कह रहा है नींद आ रही है, आप मुझे भी रही है। बिजनेस ना एक्चुअली में देखो, मैं बताऊँ तो मैं बिजनेस थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन इफ अगर आप अपने दिमाग में उसको एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। आप विजुलाइज करो कि चीज़, अच्छा कंपनी खुल रही है, कंपनी के में पहले प्रमोटर लोग होते हैं, प्रमोटर के ये काम है, प्रमोशन में ये होगा, फिर इनकॉर्पोरेशन में ये सारी चीज़ें होंगी, बर्थ सर्टिफिकेट होता है हमारा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम है, उसके बाद पब्लिक लिमिटेड का काम बने। अगर आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो आपको क्या है, अच्छे से समझ में आए। तो सर आपको नींद क्यों आ रही है बेटा? मैं तो बहुत टाइम से ये कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा नींद आई है। एंड वैसे भी मेरी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि मैं नींद बहुत कम लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है आज आ रही हो, और आज संडे भी है तो मुझे आज नींद वैसे भी आ रही है, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा प्यार, जो मेरे को बिस्तर से उठाने के लिए मजबूर करता है कि जाओ, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बालक हैं। ये पूरी बानर सेना हमारी जो बैठ के देख रही है, ये इंतजार कर रही है, तो ये मोटिवेशन है। तभी तो कहता हूँ आप लोगों को लाइक करो, वीडियोस शेयर करो, ताकि लोगों को लोग सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, व्यूज़ मेरे को पता चले कि लोग देख रहे हैं, लाइक हो, तो क्या एक जुनून सा आएगा मेरे अंदर। तो आज जुनून ही था जो मेरे को संडे में लेके आया, वरना मैं नहीं करता रिकॉर्ड। बच्चा कह रहे सर रिकॉर्ड करते रहे करो, हमें अच्छा लगता है वीडियोस को करना। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल रिकॉर्ड वीडियोस हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो थर्ड वाला पॉइंट, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। पब्लिक कंपनी वाले ही यहाँ पे रुके हुए हैं, बाकी सब जा चुके हैं, आप लोगों को सबको देखना है, ठीक है, आप लोगों को सबको देखना है। तो थर्ड पॉइंट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स। फॉर दिस इट हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड अंडरगो वेरियस अदर फॉर्मेलिटीज। यानी कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो चाहती है उसको फंड्स कहाँ से मिले, पब्लिक कंपनी से, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। देखो जब भी कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, यानी कि मार्केट से पैसा उठाया जाता है, तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करा जाता है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? आप स्कूल जाते हो, किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाते हो, तो आपको स्कूल का प्रोस्पेक्टस मिलता है।
वो प्रोस्पेक्टस क्यों मिलता है आपको एडमिशन लेने से पहले, कि वो दिखाते हैं कि देखो हमारे इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम ट्रिप में भी लेके जाते हैं, हमारे यहाँ टॉपर्स भी हैं, हम ये गिफ्ट देते हैं, हमारे ये फैसिलिटीज़ हैं, एसी भी है, लाइब्रेरी भी हैं, सुंदर सुंदर मैडम भी हैं, स्मार्ट स्मार्ट टीचर्स भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ वो दिखाते हैं आपको, हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ बताते हैं आपको प्रोस्पेक्टस। तो यही सेम प्रोस्पेक्टस है, कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है जो बताती है उसके अंदर कि कितने कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने कितने सभी उसके पास शेयर होल्डर्स अभी करेंटली हैं उसके पास, क्या उसका पर्पस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल है, एमसी पे वो रजिस्टर्ड है, उसका सिन नंबर, सब कुछ वो उसके अंदर अपने प्रोस्पेक्टस का डालता है। ये प्रोस्पेक्टस क्यों जरूरी होता है? और ये प्रोस्पेक्टस अब तो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, पहले हुआ करते थे हार्ड कॉपी में, डिजिटल फॉर्म में होते हैं जो कंपनी अपनी साइट पे रिलीज कर देती है। ये मैंडेटरी है। अगर विदाउट प्रोस्पेक्टस इफ यू टेक कैपिटल सब्सक्रिप्शन दैट इज अ फ्रॉड फॉर अ कंपनी, ठीक है, कंपनी के लिए फ्रॉड हो जाएगा अगर विदाउट वो प्रोस्पेक्टस इशू करे हुए अगर फंड उठा लेते पब्लिक से, दैट इज अ फ्रॉड। अब इन्वेस्टर्स की मेंटालिटी सोचो, इन्वेस्टर्स अपने प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, उनको कंपनी में पता चलेगा तभी तो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। पहला आता है सेबी। सेबी का मतलब होता है बेटा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनीज आप कहते हो सर कंपनीज को लीगल एंटिटी, तो लीगल एंटिटी तो पैसे लेके भाग जाए, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन्वेस्टर्स का पैसे लेके भाग जाए, कौन देख रहा है बेटा? पैसा आप लेके ऐसे नहीं भाग सकते। क्यों? जैसे आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों को लगाम लगाने के लिए आपके मम्मी और पापा है ना, तो वैसे ही कंपनी को लगाम करने के लिए एक बोर्ड है, एक एक्सचेंज बोर्ड है, इसको बोला जाता है सेबी, इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी को आज के टाइम में इंडिया में सेटअप होना है तो सेबी की अप्रूवल जरूर चाहिए। तो सेबी क्या करता है? सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरी इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनी, जितना भी मार्केट है स्टॉक मार्केट, वो पूरा का पूरा कौन रेगुलेट करता है? सेबी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी कि भाई साहब, दादाजी, हम बिजनेस खोलना है, हमें कंपनी चला लें, हम पब्लिक से पैसा लेना ले लें हम, तो सेबी अपने जो लीगल फॉर्मेलिटीज होगी वो पूरी करेगी। इफ अप्रूव्ड देन यू कैन रेज फंड फ्रॉम पब्लिक। फिर आता हमारा फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। Prospectus means any document which invites offers from the public to purchase shares and debentures of a company। अभी क्लियर करा है मैंने स्कूल का एग्जांपल लेके। थर्ड पॉइंट आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, ठीक है। ये तीनों कौन लोग होते हैं? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं बेसिकली जो आपके पैसे बिकवा, देखो अंडरराइटर्स और ब्रोकर्स में दो डिफरेंस होते हैं, समझ लो। टीचर्स नहीं बताएंगे बेटा आप लोगों को, मैं जानता हूँ नहीं बताएंगे बेटा। दो लोग होते हैं, ब्रोकर्स और एक होता है हमारा अंडरराइटर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का काम क्या है? कंपनी के शेयर बिकवाना, बस फर्क क्या है? ब्रोकर होता है, ब्रोकर कहता है कि शेयर बिकेंगे तो बिकेंगे, नहीं बिकेंगे तो मेरे मुझे मतलब नहीं है। दूसरी तरफ अंडरराइटर कहता है कि शेयर बिकेंगे तो बिकेंगे, नहीं बिकेंगे तो मुझे मतलब है। यानी कि क्या है? मैं खरीदूंगा तुम्हारी कंपनी की शेयर, अगर मैंने तुम्हारे 2000 शेयर नहीं बिकवाए तो शेयर मैं खरीदूंगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा अंडरराइटर कहता है। ब्रोकर क्या कहता है? आपके शेयर बिकेंगे तो बिकेंगे, नहीं बिकेंगे तो तेल लगाने तो हमें क्या मतलब। और ये फर्क होता है ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स में। बैंकर्स क्या होते हैं? बैंकर ऑफ द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी। कंपनी क्या करती है? कंपनी की जो एप्लीकेशन मनी आती है वो कौन रिसीव करता है? वो पर्टिकुलर बैंकर होता है। बैंकर को भी क्या अपॉइंट कराया जाता है, उसको कहा जाता है कि मेरे यहाँ पे जो भी पैसा है वो मेरे अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में रख लेना। ब्रोकर्स एनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। अंडरराइटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, दे रिसीव द कमीशन फॉर अंडरराइटिंग। ठीक है, समझो, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको हिंदी बता दिया पहले समझा के, पढ़ने से पहले समझा दिया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द सेबी रूल है ये, पहले जब किसी का था ना अकॉर्डिंग टू दैट, तो समझ लो रूल्स एंड रेगुलेशन से अवॉइड करना पड़ेगा। सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द इशू अमाउंट। इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड देन द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड एंड द एप्लीकेशन मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट विद 30 डेज, विद इन 30 डेज। सेबी कहती है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो इशू अमाउंट का 90% कमीशन होना चाहिए, यानी कि जो अमाउंट इशू आप कर रहे हो उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप नहीं रिसीव कर पाए, 90% नहीं रिसीव पाए, तो अलॉटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, और जो पैसा भी आपने लिया है वो सारा का सारा पैसा आपको एप्लीकेंट को 30 डेज एमसीक्यू 30 डेज के अंदर आपको वापस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। इट इज नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, देयरफॉर द प्रमोटर्स अप्लाई इन अ स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको बताया ना कि आप एक किसी क्लिक से किसी कंपनी की शेयर बाय कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। वो क्लिक कहाँ पे हो रहा है? वो क्लिक आपके हो तो रहा है फोन के ऐप पे या लैपटॉप पे, लेकिन उसका इफेक्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में। वो डायरेक्ट आपको किससे कॉन्टेक्ट कर रहा है? स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी लिस्ट होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। फिर आता है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स अप्लाइड
अलॉटमेंट लेटर्स आर इश्यू टू द शेयर होल्डर्स, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर्स रिटर्न सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। यानी कि सब कुछ जब हो जाता है, 5 पॉइंट सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दिए जाते हैं, बदले में उनको एक अलॉटमेंट लेटर भी मिलता है। उस लेटर के अंदर सब कुछ लिखा होता है, कितने शेयर्स, कितने फेस वैल्यू, कितनी नॉमिनल वैल्यू, सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर। और जो नेम एंड एड्रेस ऑफ जो शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने पैसे लगाए हैं कंपनी के अंदर, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके सारे के सारे ना किसको उठा के दे दिए जाते हैं, रजिस्ट्रार को, ठीक है, कंसर्न रजिस्ट्रार को। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको सेबी के अंदर आपको क्या, सेबी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि आप ये पैसा उठाना चाहते हैं मार्केट से। उसका प्रोस्पेक्टस आपको सबमिट करना पड़ेगा ताकि आप इनवाइट कर पाएँ जो भी इन्वेस्टर्स हैं। थर्ड पॉइंट, आपको बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स को भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर 90% ऑफ इशूड अमाउंट, अगर वो नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, आपको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। कितने दिन में? 30 दिन में। किसको? एप्लीकेंट को। एंड एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, आपको अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाए। और लास्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब पांचों के पांचों पॉइंट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स को अलॉट कर दिए जाएंगे शेयर्स। एंड साथ में क्या होगा, साथ में नेम एंड एड्रेस ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो सबमिट कर दिए जाएंगे रजिस्ट्रार को। शायद मेरा जो फोर्थ वाला टॉपिक था, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं दोबारा भी रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है, वो इसी में लग जाएगा आपकी वीडियो में। फोर्थ वाला पॉइंट था हमारा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी तो हमारे दूसरे पॉइंट से बाहर हो चुकी थी। पब्लिक कंपनी के लिए अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए उनको 3 चीज़ें देना जरूरी है। पहली चीज़, ये जो 90% था, यानी कि इशूड अमाउंट का 90% सब्सक्राइब हो चुका है, उसकी डिक्लेरेशन। दूसरी चीज़, जो डायरेक्टर्स है उन्होंने कैश में पे करा है इररिस्पेक्टिव ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये दोनों चीज़, इन दोनों चीज़ की डिक्लेरेशन साइन बाय द डायरेक्टर्स, वो थर्ड वाला पॉइंट है। ये 3 चीज़ आपको देनी है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत आए यू कैन कॉल मी, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में भी दे दो। कॉल करना 8 बजे के बाद, व्हाट्सएप किसी भी टाइम कर सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा विदिन 24 आवर्स, ठीक है। इसके अलावा खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सारे टॉपिक्स सब कुछ करा दिए हैं, नोट्स आपको मैंने दे रखे हैं, कलरफुल नोट्स आपको बना के दे रखे हैं। इसको प्रिंट निकलवाइए, पीडीएफ से पढ़ लीजिए, जैसी मर्जी आप वैसे पढ़ लीजिए। किसी और की बुक उठानी, किसी और की बुक उठा लो, मेरी वीडियो देखने साथ में मेरी वीडियो देख लो, मेरे नोट से मेरी वीडियो देखनी वो भी कर लो, जैसी मर्जी आपको, बस पढ़ो। आप जितनी मेहनत करनी है आप उतनी मेहनत करके देखो, जितनी हो रही है। नहीं हो रही कि आपको टाइम टेबल नहीं शेड्यूल हो पा रहा है, टॉक टू मी सर शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, बनवा दो। यू आर ओपन टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग स्टडीज, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खेलो, मस्ती करो, खाओ पियो, फैमिली के साथ कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, इंजॉय करो लाइफ को अपनी। लेकिन थोड़ा सा अपनी लाइफ का जो पोर्शन है वो पढ़ाई को दो आप, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ टाइम में जाकर रिग्रेट करो, ठीक है। क्योंकि जब रिग्रेट होगा ना उस टाइम, तब आप वापस नहीं कर पाओगे अपनी चीज़ें, ठीक है। एक रिग्रेट होता है कि मैंने कोई चीज़ की, करी गलती, उसको ठीक कर दूँ, वो रिग्रेट दूसरा होता है। लेकिन ये रिग्रेट अगर हुआ ना बाद में, तो आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे वापस। फिर आप भी जानते हो, अब आप छोटे नहीं हो, आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत मॉडर्न है, ठीक है। आप जानते हो कि ये रिग्रेट जो आप अच्छी पढ़ाई नहीं करी, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे, अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करे, भगवान जाने आगे क्या होने वाला है, बहुत अनसर्टिनिटीज़ हैं फ्यूचर में। एटलीस्ट हैव अ बैकअप प्लान फॉर यू, ओके। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, बाकी पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। देन बाय बाय एंड टेक केयर।